आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास नंबर 61 है और आज के इस क्लास में पेपर थर्ड में आने वाले टॉप एमसीक्यू सीरीज को हम लोग देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लाया जा रहा है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मूल निवासी कौन थे? सिख थे, मुगल थे, ईसाई थे या द्रविड़ थे? तो भारत के मूल निवासी माना जाता है द्रविड़ को। किसको? द्रविड़ को जो है भारत का मूल निवासी माना जाता है। और आज के डेट में आपको अगर द्रविड़ मूल निवासी के लोग चाहिए कि कौन लोग द्रविड़ लोग कहलाते हैं, तो आपका दक्षिण भारत के रहने वाले लोग मूलतः द्रविड़ समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन लाया गया है कि वातावरण की निम्नतर परत कौन सी है? वातावरण की सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी है? ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है और आज इसी का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट क्लियर कर देंगे कि क्षोभ मंडल को हम लोग निम्नतर परत कहते हैं, बहिर्मंडल को समताप मंडल या आयन मंडल। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको समझाते हैं। तो इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बाद में पूछा जाएगा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। इस पृथ्वी के जो भूपर्पटी वाला भाग है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर क्या है? आपका वायुमंडल है। तो वायुमंडल का सबसे पहला परत जो होती है, जिसे हम लोग निचले परत के नाम से जानते हैं, वो हो गया आपका क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल का सबसे पहली परत बोले या सबसे निचली परत बोले तो वो आ जाएगा क्या नाम? क्षोभ मंडल आ जाएगा। अब कोई कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में कि क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो क्षोभ मंडल 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम लोग वातावरण में क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर आपका कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल के ऊपर आपका समताप मंडल है, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक का एरिया को ये कवर करने वाले मंडल है, वायुमंडल की परत है। अगर आप लोग बात करें कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीचों बीच आपका ओजोन परत स्थित है। और यही ओजोन परत है जो हम लोगों को जो सूरज का जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उससे हम लोगों की रक्षा करती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। किसके बाद? समताप मंडल के बाद समताप मंडल के ऊपर आपका आ जाएगा मध्य मंडल, जिसे हम लोग मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये मेसोस्फीयर आपका 51 से लेकर के 80 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। तो आप देखे होंगे जब उल्काएं आकाश से नीचे की ओर गिरती है तो उल्काएं क्या आग के फॉर्म में वो जलकर राख हो जाती है। किस मंडल में वो राख हो जाती है, किस मंडल पर वो आग पकड़ लेता है? तो मध्य मंडल में जैसे ही पहुंचते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है। उसके बाद आपका आता है तापमंडल। क्या आता है? तापमंडल। तापमंडल को हम लोग इंग्लिश में थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं। और ये 81 से लेकर के ऊपर का जो भी बाकी हिस्सा है उसमें ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और ऐसा माना जाता है, एक बीच में एक लाइन होता है कार्बन लाइन, जिसे हम लोग कार्बन रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ से माना जाता है कि स्पेस का जो है आरंभ हो गया। किसका? अंतरिक्ष का आरंभ। तो अंतरिक्ष का आरंभ मध्यमंडल और तापमंडल के बीचों बीच से माना गया है। और जो भी सैटेलाइट वगैरह आपकी होती है, ये सारा की सारा आपका तापमंडल में सिचुएटेड रहती है। जो भी हम लोग मैन मेड सैटेलाइट भेजते हैं, जो उपग्रह भेजते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक वर्क के लिए, तो ये सारे आपको कहाँ पर मिलेगा? थर्मोस्फेयर में मिलेगा। तो आपको ये कार्बन रेखा जो है याद रखना चाहिए। कार्बन रेखा किसे कहते हैं? तो कार्बन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जहां से हम लोग अंतरिक्ष का आरंभ मानते हैं। किसका आरंभ? स्पेस का आरंभ कहां से मानते हैं? कार्बन रेखा से मानते हैं। और कार्बन रेखा कहां से कहां के बीच में सिचुएटेड है? तो ये तापमंडल और मध्यमंडल के बीच में ये आपका सिचुएटेड है। उसके ऊपर में आपका आ जाता है एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल। ये आपका 800 से लेकर 1000 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग बाह्य वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो डिफरेंट जो स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, ये उसी के ऊपर जब चली जाती है तो उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निम्नतर परत कौन सी हो जाएगा? तो सबसे निम्न वाला परत जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। और एक चीज आपको याद रखना है कि आपका जो एरोप्लेन वगैरह है वो कौन सा मंडल में जो है अपना काम करती है? तो विमान हो गया, ये कौन सा? क्षोभ मंडल में। आपका जो बारिश होता है वो कौन सा मंडल में, जो मेघ बादल है वो कौन सा मंडल में पाया जाता है?
तो वो भी आपका छोप मंडल में ही पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इतिहास से कि दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए, दिल्ली का उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी मेनली दिल्ली में ही था, बट एक ऐसा सुल्तान भी हुआ जो अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था, देवगिरी की ओर स्थानांतरित कर लिया था। तो उनका जो नाम हो गया, उनका नाम क्या हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपना राजधानी देवगिरी, जिसे बाद में उसका नाम क्या रखा, दौलताबाद, नाम क्या रखा, नाम परिवर्तन करके देवगिरी को दौलताबाद नाम रखा। और कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड की बात करें तो 1325 से लेकर के 1325 से लेकर के 1351 तक इनका टाइम पीरियड रहा दिल्ली सल्तनत में, 1325 से लेकर के 1351 तक। इससे पहले के सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल्स में बात किए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि दारा सिकोह किसका भाई था। तो दारा सिकोह जो आपका औरंगजेब का भाई था। और किसका बेटा था, अगर पूछा जाए कि दारा सिकोह किसका बेटा था, तो दारा सिकोह आपका शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़े बेटा था और शाहजहां के बाद यही जो है मुगल सम्राट बनने वाले थे। बट औरंगजेब क्या किए, औरंगजेब उसमें जो इंटरफेयर करके खुद राजा बन गए और दारा सिकोह को क्या कर दिया, मौत की घाट उतार दिया। कौन, औरंगजेब ने। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, दारा सिकोह की हत्या किसके द्वारा किया गया। तो दारा सिकोह की जो हत्या है औरंगजेब के द्वारा किया गया। दारा सिकोह किसका बेटा था, तो शाहजहां का बेटा था। दारा सिकोह किसका भाई था, तो औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था। और दारा सिकोह ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि शाहजहां का सबसे बड़े बेटा था। शाहजहां का टोटल 4 बेटा था। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कुख्यात विश्वासघाती मिर्जाफर किस युद्ध से संबंधित है। हम लोग मिर्जाफर नाम सुने होंगे और आज के डेट में कोई भी अपने माँ बाप जो है मिर्जाफर नाम से अपना बेटा का नाम नहीं देखे होंगे आप। तो मिर्जाफर क्या था, एक विश्वासघाती था और एक कौन सा युद्ध से संबंधित था। तो ये आपका संबंधित था प्लासी के वार से, प्लासी का युद्ध। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, सिराजदौल्ला, किसके किसके बीच हुआ था, सिराजदौल्ला और अंग्रेजों के बीच ये वार जो है लड़ी गई थी। बट इसमें मिर्जाफर के गद्दारी के कारण सिराजदौल्ला के हार हो गई थी और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। जबकि अंग्रेज लोग मामूली सी सेना लेकर आई थी और सिराजदौल्ला के पास एक बड़ा फौज था और उस बड़ा फौज का जो सेनापति था, कौन था, मिर्जाफर उसका सेनापति था। बट मिर्जाफर के विश्वासघात के कारण ये युद्ध हार गया और इस युद्ध के हार के बाद भारतीय इतिहास जो है एक नया मोड़ ले लिया। मैं भी अगर ये युद्ध अगर अंग्रेज लोग हार जाता तो भारत के इतिहास कुछ और होता। और उस टाइम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिराजदौल्ला कहाँ के शासक थे, तो बंगाल के शासक थे सिराजदौल्ला। और इस युद्ध के हार के बाद किसको राजा बनाया गया, मिर्जाफर को राजा बनाया गया। बट बाद में समय का खेल ऐसा हुआ, मिर्जाफर को भी मौत की घाट उतार दिया गया अंग्रेजों की द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाँ यहाँ और एक चीज बता देते हैं हम कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि ऐहोल जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश कर्नाटक एरिया में आज के डेट में, तो ऐहोल जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बताया जा रहा है आपसे कि हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऐहोल जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी और सेकंड स्टेटमेंट की हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से और इतिहास भी बोल सकते हैं इसको। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, भारत का पहला गृह मंत्री। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर हम लोग बात करें भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री कौन थे और भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन, वल्लभ भाई पटेल जी। और साथ ही साथ भारत का प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत का प्रथम गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में आपातकाल के दौरान, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, भारत में इमरजेंसी के दरमियान
मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी? तो भारत में अगर इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने के केस में आपका जो भी मौलिक अधिकार है वो सारे चीजें सस्पेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? निलंबन हो जाता है। आपातकाल लगते ही आपके पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं बचेगा। तो भारत में आपातकाल जो लगती है उसमें जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होती है, सस्पेंशन होती है, ये किस देश के संविधान से ये कॉन्सेप्ट आपका लिया गया था? ये कॉन्सेप्ट आपका लिया गया था जर्मनी के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया था कि अगर आपातकाल लगाई जाती है तो सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया? आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से आपको इन सेशन में क्वेश्चन कराई जा रही है, ये आपका टू दी पॉइंट है। एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलती है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रही है धीरे धीरे। जो लोग रेगुलर क्लासेस देख रही है उसको जीके जीएस में जो है एक नया कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जीके जीएस में अब आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हो गई? यानी कार्यकाल में रहते हुए कौन से राष्ट्रपति का डेथ हो गया? तो जाकिर हुसैन का जो है डेथ कार्यकाल में रहते हुए हो गया था। और भारत का ये तीसरा नंबर का राष्ट्रपति है, थर्ड। कौन? भारत, अगर हम लोग क्रम की बात करें, राष्ट्रपति की क्रम की, तो थर्ड क्रम में थे कौन? जाकिर हुसैन। और कार्यकाल में रहते हुए ही इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कनिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो द्वीप कौन सा है जो भारत में सिचुएटेड है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है वो है आपका बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। तो लगभग 150 साल तक ये क्या था? एक्टिव नहीं था। 150 साल के बाद 2005 में लास्ट टाइम इसमें जो है उद्गार हुआ था। और उस टाइम के बाद से ही इसका जो है उद्गार होना चालू हो गया। जब मन तब उद्गार होते रहता है। तो लास्ट टाइम कब हुआ था? 2005 में हुआ था। उसके बाद से ये एक्टिव ज्वालामुखी की श्रेणी में आ गया, जबकि 150 साल तक ये सुप्त ज्वालामुखी पोजीशन में था। आगे हम लोग बात करेंगे। तो सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कि जिसमें जो बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है उसे सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एक्टिव ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिसमें बीच बीच में उद्गार होते रहता है, तो उसे हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट भी आपका भूगोल से ही क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कि ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं। ब्लॉक पर्वत कब बनता है? जब कोई एक बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो जो ऊपर उठे ब्लॉक, जैसे इस टाइप से ब्लॉक पर्वत बनता है, तो जो ऊपर उठा भाग है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ऊपर उठा भाग है उसे हम लोग हॉर्स्ट के नाम से जानते हैं। ऊपर जो उठा भाग है इसे हम लोग हॉर्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका निचला भाग है, इस निचला भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस निचला भाग को हम लोग ग्रेबिन के नाम से जानते हैं। ऊपर उठा भाग को हम लोग हॉर्स्ट के नाम से जानते हैं और जो निचला भाग है इसे हम लोग ग्रेबिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि पीसा का मीनार किस देश में स्थित है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पता है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में सिचुएटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? यानी एक ऐसा नदी, कौन सी नदी है जो तीनों देश से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से इसका जो है उद्गम है। मानसरोवर के निकट से, तिब्बत में सिचुएटेड है मानसरोवर, और वहां से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेशन को आप लोग लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झूमिंग डैश का एक प्रकार है। तो झूमिंग जो है आपका स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। किसका प्रकार है?
स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है झूम कृषि के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूंजी बाजार जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार विनियामक कौन होते हैं, यानी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, एनएससी, सेबी, आरबीआई या आईआरडीए। तो आपको बता दें कि जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर होती है उसे हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विज्ञान से, साइंस से क्वेश्चन लिया गया है कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग पूछे आपसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। और अगर हम लोग पूछे कि बल की फॉर्मूला क्या होती है, तो बल का होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, बल का ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बल की ऐसा यूनिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। किसके नाम से जानते हैं, जनरेटर के नाम से जानते हैं। और विद्युत मोटर उल्टा करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करती है, तो जनरेटर करता है। और एमीटर, विद्युत धारा के मापने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मृग तृष्णा क्या है। तो मृग तृष्णा क्या है, यह एक दृष्टिभ्रम है। क्या है, यह एक दृष्टिभ्रम है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मृग तृष्णा प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा की घटना होती है। मृग तृष्णा की घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना है प्रकाश की, उसी के कारण मृग तृष्णा होती है। तो मृग तृष्णा आपको समझ में आ गया, ये एक दृष्टिभ्रम है। जैसे धूप के टाइम में या मरुस्थल में आप जाएंगे तो दूर दूर से ही आपको दिखेगा कि आगे क्या पानी है, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, पानी है ही नहीं वहां। तो इस प्रकार की जो दृष्टिभ्रम होती है इसे हम लोग किसे क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना के कारण ये घटना घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बायोलॉजी से कि समुद्री एनिमोन्स किसका उदाहरण है, सेलेंट्रेटा, ओरिफेरा, एनिलिडा या प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो समुद्री एनिमोन्स जो है आपका सेलेंट्रेटा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सेलेंट्रेटा का उदाहरण है। और आपको एक चीज याद रखना है कि सेलेंट्रेटा ग्रुप के जितने भी जीव होते हैं, मैक्सिमम जीव 99% जीव ये समुद्री होती है। क्या होती है, समुद्री में पाए जाने वाले जीव होती है। तो सेलेंट्रेटा समूह के मैक्सिमम जीव जो है ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव होती है। और समुद्री एनिमल्स भी सेलेंट्रेटा ग्रुप का ही एक जीव है। आज के सेशन में लगभग हम लोग 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग आई थिंक डिस्कस किए हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने से होता क्या है कि मोटिवेशन बना रहता है डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की। डेली बेसिस पर मेरा एक पूरा का पूरा शेड्यूल रहता है कि हाँ डेली बेसिस पर एक वीडियो तो आप लोगों के लिए जाना ही चाहिए। और आप लोग ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जब रेगुलर क्लासेस आप कर रहे हैं जीके जीएस का, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं जीके जीएस का, या कुछ चेंजेस लाए और कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कि क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कौन वाला बढ़िया रहेगा, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।